गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम आप लोगों के साथ में प्रोनाउन की चैप्टर को लेकर के आए हैं। प्रोनाउन की चैप्टर अभी आप लोगों को पता है कि जो चल रहा है वो मैं 4 पार्ट्स तक मैंने करवा दिया हूँ। तो अब कुछ ऐसे ट्रिक्स के साथ हम लोग चलेंगे और अगला पार्ट्स को करेंगे। जो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है उसको देखेंगे और उसी के साथ में क्लास को हम लोग अच्छे तरीके से कवर करने का प्रयास करेंगे ताकि एग्जाम में किसी भी प्रकार का प्रश्न ना छूटे। देखिए, सबसे पहले हम लोग को ये चीज़ जानना पड़ेगा कि व्हाट इज डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, समझिए। सबसे पहले जानना पड़ेगा कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। जब तक इस चीज़ को हम लोग नहीं समझेंगे तब तक किसी भी चीज़ को सॉल्व कर पाना ये इम्पॉसिबल बात है ना। तो सबसे पहले उस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं और देखते हैं कि क्या है इसमें। ये बोलता है ए प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू पॉइंट आउट और डेमोस्ट्रेट पर्सन और एनिमल्स। यहाँ पर देखिए होगा डेमोस्ट्रेट है ना। इसका मकसद होता है, क्या होता है, इसका मकसद होता है कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का मकसद होता है जो पर्सन और एनिमल को ऐसा वर्ड जो क्या करे, पॉइंट आउट करे या नहीं तो डेमोस्ट्रेट करे, या नहीं तो कहने का अर्थ सिंपल में यदि समझा जाए तो सिंपल भाषा में आप इसको यह समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ को इंडिकेट करना हो। जैसे हम लोग यदि उसको हिंदी में समझते हैं तो बोलते हैं यह, या नहीं तो बोलते हैं वह, या नहीं तो बोलते हैं ये सब, या नहीं तो उसको बोलते हैं वे सब। इस प्रकार के जितने भी वर्ड्स होते हैं ये सब वर्ड क्या है, ये सब वर्ड्स जो है इंडिकेट करने के लिए लगाया जाता है। चाहे आप उसको पर्सन के लिए इंडिकेट करने की बात हो, एनिमल्स को इंडिकेट करने की बात हो, आप उस स्थिति में आप जो वर्ड का प्रयोग कीजिएगा जैसे यह, वह, ये सब, वे सब, तो इसी का इंग्लिश क्या होगा, इसी का तो इंग्लिश में आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। देखिए इंग्लिश में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल मैंने लिया हूँ दिस, दैट, दिस, दोज, सच, द सेम। ये सब जो है क्या कहलाएगा, ये जो वर्ड है दिस ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा, दैट डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। आखिर ये चीज पता है कि ये प्रोनाउन है, लेकिन प्रोनाउन के अंदर में यदि देखा जाए, यदि मैं बात करूं प्रोनाउन की, तो प्रोनाउन की चैप्टर में देखा जाए तो कौन सा प्रोनाउन है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है जी, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है ना। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का मकसद होता है किसी भी नाउन के बदले में आने वाला वह नाउन जो किसी भी चीज को, या तो पर्सन को, या तो एनिमल्स को, या तो थिंग्स को वो इंडिकेट करे, वह सूचित करे, वह सब्जेक्ट के रूप में कार्य करे, वही तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। क्या कहलाता है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। समझ गए। अब देखिए इसमें क्या है, सो एग्जाम्पल भी यहाँ तक समझ गए होंगे। अब थोड़ा आप लोगों को यहाँ पर कुछ ऐसे चीज को जो बताने जा रहा हूँ, जो फैक्ट है, उसके बाद में इससे हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल के माध्यम से सेंटेंस को बना करके देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो समझिए, मुद्दा आती है यहाँ पर 2 चीज का, एक आता है दिस और एक आता है दैट। दिस और दैट, दिस का प्रयोग किसी भी नियर के वस्तु के लिए, नियर के पर्सन के लिए, नियर के एनिमल के लिए किया जाता है दिस का प्रयोग। समझ गए। जैसे यदि मैं बोलूं यह,
तो यह है, आप किसको बोल सकते हैं, जरा खुद इमेजिन कीजिए। जो आपके नज़दीक हो, जो आपके नज़दीक हो, क्या हो, नज़दीक हो। तो नज़दीक में जो हो उसी को तो बोलते हैं यह एक गाय है, यह एक गाय है, यह एक गाय है, जो आपका नज़दीक है। या नहीं तो बोल सकते हैं यह राकेश है, ठीक है ना, यह राकेश है। समझ गए। तो किसी भी नियर के थिंग्स को, एनिमल्स को या तो पर्सन को इंडिकेट करने के लिए दिस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए दैट दिया हुआ है। जो दैट का मकसद होता है वह आप लोग पहले से पता होगा, और इसका मकसद होता है दूर। जो किसी भी चीज़ दूर हो उसको दिखाने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए समझिए, यहाँ पर जैसे आप खड़ा हैं, मान लीजिए कि ये आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है ना, ए बिंदु पे आप खड़े हैं, ठीक है। और कोई भी चीज़ आपके नज़दीक में यहाँ पर है, ये बाय द वे मान लिया जाए कि ये जो है ये क्या है, एक बॉल है, क्या है, बॉल है। तो आप इसको यदि दिखाना चाहेंगे तो आप इसको दिस कह सकते हैं। लेकिन यदि ये कोई यहाँ पर दूर में बाय द वे मान लिया जाए कि इस तरह से यहाँ पर मान लिया जाए ये क्या है, ये ट्री है, ठीक है ना, ट्री है। तो ये आपसे देखिए कितना दूर में है, थोड़ा दूर है ना, दूर है, फार है। लेकिन ये बॉल जो है सो नियर है। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, दिस का प्रयोग कीजिएगा, समझ गए। और वही जो दूर है, फार मीन्स होता है दूर, दूर है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, इसके लिए दैट लगाना पड़ेगा, जिसका हिंदी मीनिंग वह होता है और इसका यह होता है। समझ गए होंगे। अब देखिए दिस भी सिंगुलर है, सिंगुलर समझ रहे हैं ना। किसी एक ही चीज के बारे में आपको बात करना है, चाहे वह दिस इज ए पेन हो, दिस इज ए बुक हो, दिस इज ए बॉल हो, दिस इज ए कैट हो, वॉट एवर कम्स, ये आपका सिंगुलर दिखाता है। और इसके साथ हमेशा वर्ब जो भी लगता है वो सिंगुलर लगता है, समझ गए। लेकिन आप दिस को यदि कहीं ले जाते हैं, किसमें, यदि आप दिस को बाय द वे यदि कहीं प्लुरल में ले जाते हैं तो दिस का प्लुरल हो जाएगा दीज, ये क्या हो जाएगा, प्लुरल हो जाएगा। और जब प्लुरल होगा तो आने वाला हेल्पिंग वर्ब या नहीं तो मेन वर्ब क्या होगा, प्लुरल होगा। समझ गए। दो पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से समझिए। सबसे पहला पॉइंट है कि दिस का हिंदी यह होता है, तो किसी भी नियर के चीजों को इंडिकेट करने के लिए दिस यह का प्रयोग किया जाता है, जो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। लेकिन यदि किसी दूर के वस्तु को इंडिकेट करने के लिए जिस प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं वह दैट कहलाता है, और उसका हिंदी मीनिंग वह है, ठीक है। फर्स्ट हो गया। दूसरी चीज, दिस का, दिस जो है वो सिंगुलर है, लेकिन यदि इसका प्लुरल में जाएंगे तो दीज हो जाएगा, THESE। दीज का हिंदी होता है ये सब, दीज का हिंदी क्या होता है, ये सब, समझ गए। और वही यदि हम दैट का चला जाए, यदि हम दैट का चला जाए, यदि हम इसका दैट का बात करें तो क्या हो जाएगा, दोज, और इसका हिंदी क्या होगा, वे सब। समझ गए। इसका हिंदी क्या होगा जी, वे सब हो जाएगा। तो वे सब जब हो जाएगा तो ये प्लुरल हो जाएगा। तो प्लुरल होगा तो आने वाला हेल्पिंग वर्ब भी क्या लेगा, कहने का अर्थ यह है कि दोज ये प्लुरल है, तो प्लस में जो भी हेल्पिंग वर्ब हो या नहीं तो मेन वर्ब हो, ये हमेशा अपने साथ में प्लुरल ही लेगा। आपको तो एक चीज बता ही दिए हैं कि सिंगुलर हमेशा सिंगुलर चाहता है, सिंगुलर हमेशा सिंगुलर चाहता है,
प्लुरल हमेशा प्लुरल चाहता है। समझ गए? जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हर कोई अपना जो फ्रेंड बनाता है वो अपना सर्कल में ही बनाता है, अपना सर्कल में ही बनाता है। ऐसा नहीं है कि वो अपने सर्कल से उठ करके बनाता है। तो इसीलिए आपको सब्जेक्ट को अरेंज करने के लिए मैंने पहले बता दिया था, लेकिन दिस क्या है? प्लुरल है। यदि नजदीक में बहुत सारे वस्तु है, व्यक्ति है, उसके बारे में आप प्रयोग कर रहे हैं तो दिस कर सकते हैं। दैट जो है आप दैट का वे सब के रूप में कर सकते हैं जो प्लुरल केस में हो। जैसे वे सब गायें, वे सब लड़का, इस तरह की जो भी बातें आती हो उस प्रकार को आप अच्छे तरीके से डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में समझ सकते हैं। सच का प्रयोग सिंपल में होता है, द सेम का प्रयोग सिंपल में होता है, लेकिन सच का प्रयोग यदि देखा जाए तो पार्टिकुलरली इस शब्द का प्रयोग ज्यादातर किस में होता है? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में ज्यादा होता है। द सेम का प्रयोग डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में ज्यादा होता है, लेकिन डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी होता है, वो हम आगे आप लोगों को दिखाएंगे। एग्जाम्पल में चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। समझिए, देखिए आ गया एग्जाम्पल आप लोगों के सामने में। अब बताइए क्या होगा? दिस इज ए गिफ्ट फॉर हर, गिफ्ट फॉर हर, यह एक गिफ्ट है, किसके लिए? हर, उसके लिए। तो यहां पर देखिए दिस जो आया है ये क्या है? डोमेस्ट्रेटिव प्रोनाउन है और सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। डोमेस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दिस का सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया, ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है ना? लेकिन ये क्या है? दिस अभी आप लोगों को बताए थे सिंगुलर है, तो आने वाला मेन वर्ब नहीं तो हेल्पिंग वर्ब। यहां पर मैंने मेन वर्ब पहले लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब पहले होगा। हेल्पिंग वर्ब या तो फिर मेन वर्ब, आप जिस किसी को लगाते हैं वो भी क्या होगा? सिंगुलर। तो देखिए दिस सिंगुलर है तो आने वाला इज क्या हो गया? सिंगुलर है, तो ये सेंटेंस करेक्ट है। यदि वही सेंटेंस कहें दिस के साथ में आर लगता, दिस आर ए गिफ्ट फॉर मी या नहीं तो फॉर हर, तो ये गलत हो जाता। क्यों गलत होता बताइए फ्रेंड्स? आपको पता है इसलिए गलत होता क्योंकि ये दिस जो है ना वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है और इसके जगह पर यहां क्या आ गया? ये प्लुरल आ गया। तो प्लुरल का केस नहीं चलता है, इस तरह का गलत हो जाएगा। तो आपको इस फॉर्मेट पे इसको डील करना है। समझ गए? आगे देखिए, इसी में और अगला एग्जाम्पल क्या दिया है? दैट इज नॉट फैक्ट, यानी दैट इज नॉट फैक्ट, कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में, कथन के बारे में, स्टेटमेंट के बारे में बोला जा रहा है, दैट इज नॉट फैक्ट। तो यह दैट क्या दिखा रहा है? माने वह फैक्ट नहीं है। वह क्या नहीं है? फैक्ट नहीं है। तो यहां पर आप देखिए दैट का क्या आया है साथ में? हेल्पिंग वर्ब जो इज आया है, या नहीं तो मेन वर्ब आप बोल सकते हैं, वो क्या है? सिंगुलर में है, इसलिए सेंटेंस करेक्ट है। तो आप कभी भी दैट के साथ में इज और आर दे दिया जाए तो आर नहीं लगाइएगा, इज लगाइएगा। समझ गए? यदि आर लगा हुआ है तो वो गलत हो जाएगा। देखिए वही मैं एग्जाम्पल के थ्रू से आपको समझाने के लिए मैं दिया हूं कि दैट का आपको हम बताए थे, दैट जो है सिंगुलर है, बताए थे ना, और इसका दैट का प्लुरल क्या होगा? दैट का प्लुरल जो हो जाएगा वो दोज होगा। देखिए दोज प्लुरल है तो यहां पर भी आर जो है सो प्लुरल है। समझ गए? दोज आर आवर फ्रेंड्स, दोज आर आवर फ्रेंड्स, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। यानी वे सब
यहां पर समझिए, वे सब हमारे दोस्त हैं। वे सब हमारे क्या हैं? हमारे दोस्त हैं। समझ रहे होंगे अच्छे से। लेकिन वही दूसरी चीज को समझिए, दीज आ गया। दीज मीन्स क्या होता है बताए थे ना आप लोगों को? दीज ये सब, यानी जो नजदीक के वस्तु जो प्लुरल की केस में हो, बहुत सारे लोग हो, तो वो क्या बोलेंगे? दीज बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा? दीज आर डूइंग माई वर्क, माई वर्क, यानी ये सब हमारे क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, या नहीं तो मेरा काम कर रहे हैं। मेरा काम कर रहे हैं, है ना? मेरा काम, और डूइंग यहां पर हो रहा है करना। समझ गए? दीज आर डूइंग माई वर्क। समझ गए होंगे। यहां पर दिस का जो है वो दिस सिंगुलर है, और यहां पर उसी का प्लुरल दीज है जो प्लुरल है। इसीलिए यहां पर आर आया, और दिस रहता तो ईज आता। ये चीज को समझिए। इसी को तो कहते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो इस सेंटेंस में दिस जो आया वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दोज जो आया डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। समझ रहे? देखिए, दिस आया डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दैट आया डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए आगे जो दिया गया है वो सेंटेंस को आप लोगों को मैं समझाने के लिए सच को भी लिया हूं। SUCH, सच का मकसद होता है ऐसा, है ना? क्या होगा? सच इज और मिस्टेक दैट नोबडी कैन फॉरगिव यू। तुम्हारा एक ऐसा मिस्टेक है कि नोबडी कैन फॉरगिव यू। फॉरगिव मीन्स क्या होता है? क्षमा करना। कोई भी क्षमा नहीं कर सकता है। सच, तो देखिए सच सिंगुलर है तो इज लगा है। समझ गए? चलिए, यहां तक कोई दिक्कत है तो आप हमें पूछ सकते हैं। ये सच यहां पर जो लगाया है वो क्या है जी? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में लगाया गया है, जो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है इसमें? सच, और सच डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और यदि वह कहीं, अभी हम आपको बताएंगे, यदि कहीं सच बॉय आ जाता तो आपका यही सच क्या हो जाएगा? यही सच आपका यहां पर डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है? और यदि कहीं आगे आप समझिए, यदि कहीं दिस है, दिस के साथ में यदि कहीं बॉय आ जाता, अर्थात दिस प्लस कोई नाउन आ जाता, दिस प्लस नाउन आ जाता, तो ये जो दिस आएगा वो दिस क्या रहेगा? ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। समझिए, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, चाहे दिस हो या तो दीज हो। समझ गए? दीज हो या दिस हो, प्लस नाउन हो तो वो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में रहेगा। आगे देखिए, यदि कहीं वहीं पर यदि दैट आता है, या नहीं तो फिर दोज आता है, प्लस नाउन आता है। नाउन में कुछ भी आएगा तो ये जो दैट देख रहे हैं और दोज जो देख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा? आपका सेम डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। मैंने डेमोस्ट्रेटिव के लिए डी लिख दिया हूं। आपको उसको समझाएंगे, उसका भी आपको देखिए, मैं उसके लिए भी आप लोगों के लिए लाया हूं। देखिए, समझिए और समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है? देखिए यहां पर दिया नोट करके, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन इज आल्सो यूज्ड एज डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कैसा यूज किया जाता है? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है। समझ गए? यानी कहने का अर्थ यह है,
आप इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के रूप में देखिए, मैंने जो लिखा है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन प्लस नाउन। तो ये जो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन आएगा, इसको मैं समझाने के लिए आप लोगों को यहां पर मैं बता रहा हूं, समझिए। अधिक कहीं आता है दिस, अधिक कहीं आता है दिस, अधिक कहीं दैट, दोज, सच, द सच। इसके साथ में अधिक कहीं नाउन आ जाए, इसके साथ में अधिक कहीं क्या आ जाए, नाउन आ जाए, समझ गए। तो ये जो आपका होगा, ये जो आपका आएगा वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, समझ गए। लेकिन डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्यों? क्योंकि आपको एक चीज भली भांति पता है कि एडजेक्टिव हमेशा अपने साथ क्या लेता है, नाउन लेता है, हमेशा अपने साथ में नाउन लेता है। समझ गए। चलिए अब इसका एग्जाम्पल की ओर चलते हैं और एग्जाम्पल को समझने का प्रयास एक एक करके करते हैं। देखिए, दिस काव इज वेरी ब्लैक, दिस काव इज वेरी ब्लैक, यहां पर दिस काव लगाया गया है। तो दिस जो है वो आपका डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में है, ठीक है। आगे देखिए, यहां पर भी आप देखिए दोज कार्स, दोज जो है वो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है जो प्लुरल है, समझ गए। और दोज आया, दोज के बाद में प्लुरल आना चाहिए कार्स, वही प्लुरल आया है। सेंटेंस सही है, ये भी सही है। आगे देखिए, दिस इज द सेम गर्ल, दिस इज द सेम गर्ल, सेम देखिए आया ना, द सेम। ये द सेम जो यहां पर आया है ना, ये क्या है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हुआ है। क्यों? क्योंकि आने वाला देखिए नाउन है। यहां पर भी आप लोगों ने देखा कार जो था वो नाउन था, आया ना। इसके बाद में ही तो आया क्या, क्या आया, हेल्पिंग वर्ब या नहीं तो मैन वर्ब। यानी कुल मिला जुला करके आपको यहां पर भी मैं समझा दूं कि हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या नहीं तो मैन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या नहीं तो मैन वर्ब, आप लिख लीजिए, ठीक है। तो सब्जेक्ट के अनुसार में हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब का प्रयोग कीजिएगा। उसी तरीके से यहां पर आपका दिया गया है, दैट बॉय इज माई ब्रदर। ये जो दैट दिया गया है, ये दैट क्या है, बॉय के पहले लगा है जो एडजेक्टिव होने का भाव दिखा रहा है, और ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव आ जाता है। तो आपको एक के साथ में एक चीज एडवांस आप लोगों ने सीख लिया कि डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या कहलाता है। आई होप आप लोगों को जहां तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग पार्ट 6 की ओर चलते हैं और उसमें समझने का प्रयास करते हैं कि जो नेक्स्ट पार्ट है प्रोनाउंस की, वो है रिलेटिव प्रोनाउन। समझिए, रिलेटिव प्रोनाउन, इसमें से जो जितने भी सारे वर्ड्स आएंगे वो कंबाइन करने के लिए आएंगे टू क्लाउजेस को, दो सेंटेंस को जोड़ने के काम करेंगे। तो यहां पर जो वर्ड आएगा, समझ रहे हैं ना, यहां पर जो वर्ड आएगा उसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। रिलेटिव बना किससे है, रिलेटिव बना है रिलेशन से, समझिए इस बात को, रिलेटिव बना है रिलेशन से। तो जो एक दूसरे के साथ संबंध दिखाए, यानी ये जो वर्ड का प्रयोग करेंगे, ये इसका संबंध इसके साथ दिखाएगा, समझ रहे हैं, इसका रिलेशन, रिलेशन, इसका रिलेशन, आप समझिए डायग्राम के माध्यम से इसका रिलेशन इससे दिखाएगा। तो दिखाने वाला जो होगा ये क्या कहलाएगा, रिलेटिव कहलाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा, रिलेटिव
प्रोनाउन कहलाएगा। तो क्या क्या ऐसे वर्ड्स हैं प्रोनाउन के अंदर में जो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है, जो रिलेट करता है। आप रिलेट समझ रहे हैं ना, आप इसको अधिवर्ब के रूप में लेंगे तो रिलेट हो गया। रिलेट का मकसद होता है जोड़ना, किसी को जोड़ना, ऐड करना, कॉम्बाइन करना। देखिए यहां पर मैंने लिखा है ना कॉम्बाइन, कॉम्बाइन करता है टू क्लॉजेज को, टू सेंटेंसेस को। आप समझने के लिए यहां पर सेंटेंसेस भी लिख सकते हैं, समझ रहे हैं। आपको ये ज्यादातर इसका प्रयोग देखने को मिलेगा। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का ज्यादातर मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का ज्यादातर मिलेगा, रिलेटिव प्रोनाउन का ज्यादातर मिलेगा, और एक तो और आता है पॉजेसिव प्रोनाउन, उसका भी आपको ज्यादातर देखने को इस तरह की केसेस मिलता है। और एक पर्सनल प्रोनाउन, ये 5 ही तो इसमें है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट से। जितना रिफ्लेक्सिव को आपको एक तरह से आपको देखने को नहीं मिलेगा, उतना आपको ये सब 5 जो पार्ट्स है ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। इसीलिए आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको ऑब्जर्व करने की जरूरत है और सीखने की जरूरत है, ताकि आपको किसी भी प्रकार का समझने में दिक्कत ना हो। समझ गए। अब मैं इसको एग्जाम्पल की ओर चलता हूं। हु आ गया, विच आ गया, होम आ गया, वाइल आ गया, वाट आ गया, है ना। इसके बाद में आपका वेयर भी आ जाएगा, वेयर आ गया, हाउ आ गया, वाई आ गया, वेन भी आ गया, है ना। क्या आ जाएगा, वेन। ये सब क्या है, ये सब आपका कंजक्शन वर्ड है और रिलेटिव प्रोनाउन का भी वर्ड है। ये सब रिलेटिव प्रोनाउन भी कहलाता है। ये सब का रोल एक नहीं है, ये सब का रोल अनेक है। वर्ड एक है, काम अनेक है, ये लोग का रोल अनेक है इसका। कभी प्रोनाउन के रूप में प्रयोग, तो कभी कंजक्शन के रूप में प्रयोग, तो कभी पर आप देखिएगा एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग। केवल और केवल समझने की फेर है, समझने पर डिपेंड करता है कि यह आखिर इस सेंटेंस के अंदर में किस तरह का सिचुएशन को ला करके दिखाया गया है। तभी तो कहते हैं ना कि ग्रामर जो है सो ग्रामर एक तरह से देखा जाए तो रटने वाली चीज नहीं है। किसी भी रट्टा के अनुसार आप ग्रामर को सेट नहीं कर सकते हैं। जब तक आप उसका जड़ से नहीं पकड़िएगा और जड़ से निकाल करके उसका जो अंदर की एकदम अच्छी अच्छी चीज है उसको नहीं सीखिएगा, तब तक आप ग्रामर अच्छे तरीके से नहीं सीख सकिएगा। रटे रटाए ग्रामर तो आप जिंदगी में बहुत पढ़िएगा और बहुत देखिएगा, लेकिन उसको जड़ को पकड़िए। जिस दिन जड़ को पकड़ने के लिए सीख जाइएगा, उस दिन आपको किसी का डिफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, आपका दिमाग में लोड हो जाएगा सारी चीजें। और किसी भी तरह की दिक्कत भी नहीं आनी चाहिए। तो आगे देखिए, मैं इसको एग्जाम्पल के रूप में आप लोगों के सामने में पेश कर रहा हूं। देखिए मैं ले रहा हूं एग्जाम्पल के रूप में ले रहा हूं बीना is a girl who is my सिस्टर। समझिए, एक मैंने यह लिया,
दूसरा मैं ले रहा हूं हैंडसम इज ए वर्ड which is an adjective, which is an adjective। यहाँ पर भी फुल स्टॉप मैंने दिया, ठीक है ना। आगे देखिए मैं लिखता हूँ she lives in New Delhi where I live, where I live। एक ठो और लिखता हूं, उस चीज को समझिएगा। He is the boy who is my friend's son। देखिए सेंटेंस को, देखिए किस तरह से दिया गया है। एक सेंटेंस है बीना इज ए गर्ल, यहां तक एक सेंटेंस है। दूसरा है हु इज माई सिस्टर, बीना एक लड़की है जो मेरी बहन है। तो इसका रिलेशन किसके साथ दिखा रहा है? वीना के साथ दिखा रहा है। माई सिस्टर, हु का मकसद आया जो। ये हु किसके बदले में आया? ये हु आया बीना के बदले में आया। बीना के बदले में क्या आया? हु आया। तो हु इज माई सिस्टर, तो माई सिस्टर का रिलेशन किससे है? बीना से है। तो एक सेंटेंस ये हो गया, या नहीं तो क्लाउज बोल सकते हैं आप इसको, या एक ठो ये हो गया। तो ये दोनों को क्या कर रहा है? ऐड कर रहा है। कौन ऐड कर रहा है? हु कर रहा है। नहीं तो आप बोल सकते हैं बीना इज ए गर्ल इज माई सिस्टर। लेकिन इस सेंटेंस को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, थोड़ा इजीली बनाने के लिए इस सेंटेंस को क्या किया गया? हु से जोड़ा गया, ना कि यहां पर मैंने सी को लिखा। तो ये जो हु है ये तो क्या कहलाएगा? यही तो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, या नहीं तो आप इसको कंजंक्शन के रूप में भी जान सकते हैं। कंजंक्शन मीन्स होता है टू कंजक्ट, कंजक्ट करना। कंजक्ट से ही तो कंजक्शन बना है। कनेक्ट जानते हैं ना आप लोग? कनेक्ट करना, जोड़ना। तो दो को जोड़ रहा है बीना इज ए गर्ल हु इज माई फ्रेंड। आगे देखिए, हैंडसम इज ए वर्ड विच इज एन एडजेक्टिव। हैंडसम एक वर्ड है जो क्या है? एक एडजेक्टिव है। तो यहां पर जो विच आया ये किसके बदले में आया? ये हैंडसम के बदले में आया। तो आपको जानना पड़ेगा कि हु जो है किसी भी व्यक्ति का बारे में जब जो आ जाए तो हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हु का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि किसी नॉन लिविंग थिंग्स आ जाए, किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स आ जाए, या नहीं तो कोई वर्ड आ जाए, स्टेटमेंट आ जाए, तो उसके लिए हम लोग जो का अंग्रेजी क्या लगाते हैं जी? विच लगाते हैं। विच लगाते हैं। समझ गए? आगे देखिए, आगे मैंने लिखा है सी लिव्स इन न्यू दिल्ली। वह कहां रहती है? न्यू दिल्ली में रहती है। वेयर मीन्स क्या होता है? जहां। आई लिव, मैं रहता हूं। सी लिव्स इन न्यू दिल्ली, वह न्यू दिल्ली में रहती है जहां मैं रहता हूं। जहां मैं रहता हूं वहीं पर वो रहती है। तो यहां से लेके यहां तक क्या हो गया? एक सेंटेंस हुआ कि नहीं हुआ? बताइए।
और एक सेंटेंस हुआ आई लिव, ये भी एक सेंटेंस हुआ। अब ये दोनों को ऐड के कौन कर रहा है, ये वेयर कर रहा है, ये क्या कहलाएगा, पॉजेसिव, सॉरी रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा, या नहीं तो कंजंक्शन कहलाएगा। लेकिन यहां पर कंजंक्शन के रूप में वेयर का प्रयोग किया गया है। यदि वही रहता वेयर इज माई ब्रदर, वेयर इज माई ब्रदर, तो क्या हो जाता, इसको आप इंट्रोगेटिव में ले लेते तुरंत, विच इंट्रोगेटिव में ले लेते, हु इंट्रोगेटिव में ले लेते। लेकिन वही एक चीजों को यूज करने का जरिया अलग है। आप इसका इस्तेमाल किस सीक्वेंस के अनुसार, किस स्टेटमेंट के अनुसार, किस सेंटेंस में क्या चीज को प्रेडिक्ट करने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उस वर्ड का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस बात को रखता है। आगे देखिए, ही इज द बॉय, यह वही लड़का है। मैंने बताया था ना कि द तो तभी लगेगा जब सेंटेंस आगे की ओर चलेगा। तो देखिए द बॉय के बाद आगे सेंटेंस भाग रहा है ना, नहीं तो आप ये लगा देते आर्टिकल तो सेंटेंस यहीं रोक देते तो कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए मैं आप लोगों को बताता था ना कि ही इज द बॉय लिख करके यदि आप फुल स्टॉप देते हैं तो ये सेंटेंस गलत है। क्या शो करता है ये बताइए। लेकिन यदि आप लिखा ही इज द बॉय मीन्स यह वही लड़का है, हु इज माई फ्रेंड सन, जो मेरा दोस्त का क्या है, बेटा है, जो मेरा दोस्त का बेटा है। हु इज माई फ्रेंड, तो यहां हु आ गया, ये क्या रिलेटिव प्रोनाउन है। ये हु किसके बदले में आया, इस ही के बदले में आया, यह द बॉय के बदले में आया। तो ही किसके लिए आया है, द बॉय। तो कुल मिला जुला करके यह जो नाउन है, ये नाउन के बदले में क्या आया, हु आया। हु इज माई फ्रेंड सन। समझ गए। तो आप इस चीज को भली भांति से समझिए। यहां तक आप लोगों को रिलेटिव प्रोनाउन और साथ ही साथ में डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज मैंने दो कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जो बहुत ही बेहतरीन चैप्टर रहा आप लोगों के लिए। साथ ही साथ में देखिए मैं एक चीज और बताता हूं आप लोगों के लिए। मैंने बोला था ना कि कभी कभी कुछ ऐसे वर्ड्स क्लास में करवा दिएंगे जो क्लास के लास्ट में साइनोनिम्स या तो एंटोनिम्स या तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करवाया करेंगे। तो आज जो हम लोग करेंगे वह एक तरह से देखा जाए तो हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को लेते हैं। क्या लेते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को लेते हैं। ठीक है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को सबसे पहले आज हम आप लोगों को समझाने के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आज जो समझाने के लिए मैं ले रहा हूं वो मैं आप लोगों को दो ठो बता रहा हूं। बहुत इजी बताएंगे, बहुत छोटा सा बताएंगे आज केवल समझाने के लिए कि समझिए सब्स्टिट्यूशन कहते किसको है, वन वर्ड। वन वर्ड का मकसद क्या होता है, वन वर्ड का मकसद होता है किसी भी चीज को, लंबी चीजों को एक चीज में क्या कहा जाता है। जैसे जो हमें पढ़ाता है उसे आप क्या कहेंगे,
जो हमें पढ़ाता है उसको आप क्या कहेंगे? पढ़ाने वाला, तो आप उसको क्या कहते हैं? टीचर। तो उसको क्या कहते हैं? ए पर्सन हु टीचेज अस। ए पर्सन हु टीचेज अस, एक व्यक्ति वह जो हम लोगों को क्या करता है? टीच करता है, पढ़ाता है, उसे क्या कहते हैं? उसको वन वर्ड में टीचर बोला जाता है। वन वर्ड में क्या बोला जाता है? टीचर बोला जाता है। समझ गए? ए पर्सन हु टीचेज अस, एक व्यक्ति जो हमें पढ़ाता है उसको क्या बोलते हैं? टीचर बोलते हैं। ये मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही इजी और बहुत ही सटीक छोटा सा वन वर्ड लिया। समझ गए? तो इसी तरीके से वन वर्ड को किया जाता है। आपको इस तरह का क्वेश्चन में लिख दिया जाएगा और 4 ऑप्शन ए बी सी डी करके दे दिया जाएगा, टीचर, पोस्टमैन, क्लर्क, ऑफिसर। तो आप क्या समझिएगा? तो आपको वहां पर टीचर लगाना पड़ेगा। जो हमें पढ़ाता है तो कौन पढ़ाता है? पोस्टमैन, क्लर्क, ऑफिसर? नहीं, क्या कौन पढ़ाता है? टीचर। तो टीचर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। टीचर हमें पढ़ाता है। समझ गए? टीचर क्या हो जाएगा? ये वन वर्ड हो जाएगा। यानी किसी लंबी चौड़ी बातों को सिंपल एक वर्ड में कह देना, वही तो वन वर्ड है। समझ गए? तो उस चीजों को आप लोगों को समझना पड़ेगा। अगला देखिए, मैं लिखता हूं ए पर्सन हु, ए पर्सन हु, ए पर्सन हु गवर्न्स, या नहीं तो आप यहां लिखिए रूल्स, रूल्स आवर कंट्री। एक व्यक्ति वह जो हमारे देश में शासन करता है वह क्या कहलाता है? बताइए। गवर्नमेंट कहलाता है। गवर्नमेंट कहलाता है। सरकार क्या कहलाता है? सरकार। तो सरकार हमारा देश में क्या करता है जी? शासन करता है। आप इसी तरीके से अपने से समझने के लिए लिख सकते हैं ए पर्सन हु ब्रिंग्स आवर लेटर, ब्रिंग्स आवर लेटर, तो वो क्या कहलाएगा? बताइए। ए पर्सन हु ब्रिंग्स आवर लेटर तो क्या कहलाएगा? जो हमारा लेटर लाता है वो क्या कहलाता है जी? पोस्टमैन कहलाता है। पोस्टमैन कहलाता है। यही तो हुआ वन वर्ड। तो इसी के आधार पर आपको समझाने के लिए मैंने ये 3 ठो लिया और समझाने का एक प्रयास किया। इजी इजी। इसी तरीके से हम लोग कुछ क्लासेस में करते जाएंगे। अच्छे तरीके से ग्रामर भी कंप्लीट हो जाएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी हो जाएगा, सिनोनिम्स भी हो जाएगा, एंटोनिम्स भी हो जाएगा। कितना वर्ड हो जाएगा? चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में कुछ अगले नई चीज़ों के साथ और कुछ नए चीज़ सीखने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। चलिए, धन्यवाद।